हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि जिंक की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, ये जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और उसके बाद यहां पर जिंक सल्फेट आ जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। आखिर ये हुआ क्यों? ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं। मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो ये भी यही हो जाएगा MgSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। हम लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यदि किसी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अच्छा देखिए फिर से, सोडियम भी क्या है, धातु, और इसकी अभिक्रिया हम कराएं किसके साथ, HCl के साथ। तो ये क्या बनाया, ये बनाया NaCl यानी कि लवण, और क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। तो आखिर ये ऐसे क्यों हो रहा है कि यहां था मैग्नीशियम और ये मैग्नीशियम अभिक्रिया किया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो ये H2 को विस्थापित कर दिया और इसके जगह पर Mg आ गया। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है। तो धातुओं को उसके सक्रियता के आधार पर, धातुओं को उसके सक्रियता के आधार पर, धातुओं को उसके सक्रियता के आधार पर धातुओं को उसके सक्रियता के आधार पर ऊपर से नीचे व्यवस्थित स्वरूप में लिखना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। सक्रियता श्रेणी कहलाता है। सबसे पहले आप ये समझो, क्या लिखा गया है कि धातुओं को उसके सक्रियता के आधार पर, जितना भी धातु है उसके सक्रियता के आधार पर ऊपर से नीचे व्यवस्थित स्वरूप में लिखना ही क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। अब इस बात को देखो, समझो। जैसे यदि हम आपसे पूछेंगे कि यहां लिखा हुआ है पोटेशियम, यहां लिखा हुआ है कॉपर, और दोनों क्या है, धातु है। यहां लिखा हुआ है सोडियम, ये भी क्या है, धातु है। अगर आपसे हम पूछेंगे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन है और तीनों में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको सक्रियता श्रेणी जानना पड़ेगा कि सक्रियता श्रेणी होता क्या है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है कि धातुओं को उसके सक्रियता के आधार पर ऊपर से नीचे व्यवस्थित स्वरूप में लिखना ही सक्रियता श्रेणी कहलाता है। अब इसके लिए एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, अस्टेनम, सीसा है, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। तो सबसे पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना।
इसका लैटिन नाम हो जाएगा ऑरम, अर्जेंटम, हाइड्रागिरम, क्यूप्रम, हाइड्रोजन, पलम्बम, अस्टैनम, फेरम, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। आप ये देखो, सबसे पहले इसमें जो भी धातु यहां लिखा गया है उसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व यदि कोई है तो वो है पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अब जैसे जैसे हम इसके नीचे आते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसके नीचे आते जाएंगे, और सबसे नीचे में है आपका ऑरम यानी कि सोना। ये होता है आपका सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील तत्व। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे सक्रियता श्रेणी वैसे वैसे घटेगा, कहने का मतलब अभिक्रिया वैसे वैसे घटेगी, और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है ऑरम यानी कि सोना। अब ये देखिए कि पोटेशियम और सोडियम ये दोनों को संयुक्त अवस्था में रखा जाता है। संयुक्त अवस्था बोले तो इसे हम ऐसे ही बाहर नहीं रख सकते हैं। आप जानते होंगे कि पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर हम इसे डुबोकर नहीं रखेंगे तो ये इतना अधिक अभिक्रियाशील होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये कोई नया यौगिक का निर्माण कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें सोना का, तो सोना बिल्कुल कम अभिक्रियाशील तत्व होता है। आप लोग देखते होंगे कि सोना यदि ऑक्सीजन के साथ संपर्क में रहता है या तो जल के संपर्क में रहता है तो ना तो इसमें जंग लगता है और ना ही कुछ होता है। इसका साफ साफ मतलब है कि ये सोना हो, चांदी हो, ये सभी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम यदि की बात करें तो ये सभी तत्व जो हैं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और सोना, चांदी का बात करें तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व हैं इस प्रकार से, ये तत्व जो है ये मध्य तत्व है, मध्य वाला तत्व। तो ये कहां पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आपको कार्बोनेट अयस्कों में, या तो ये पाए जाएंगे सल्फाइड अयस्क में, या तो यही चीज पाया जाएगा ऑक्साइड अयस्क में। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि हमको इसको याद कैसे करना है। तो याद करने का एक ट्रिक होता है। आप ये देखिए, सबसे पहले यहां के लिखा हुआ है, के यानी कि का, यानी से ना, तो यहां पे याद रखना है आपको का नाना, का नाना। उसके बाद सी ए से, तो सी ए से काकी, का नाना काकी। एम जी से मांगे, और ए एल से आलू। देखो का नाना काकी मांगे आलू, यहां तक आप पहले याद करो, का नाना काकी मांगे आलू। उसके बाद जेड एन से जरीना, जेड एन से जरीना। फेसबुक या फिर से फेसबुक, जरीना फेसबुक सुनो, यसन से सुनो, जरीना फेसबुक सुनो। पब्लिक है, जरीना फेसबुक सुनो, पीबी से पब्लिक है। उसके बाद सीयू से कब, सीयू से कब होगी आगे ऑटो। फिर से देखिएगा, का नना काकी मांगे आलू, जरीना फेसबुक सुनो पब्लिक है, कब होगी आगे ऑटो। तो इससे आपको ये ट्रिक के माध्यम से ये याद हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व पोटेशियम, सोडियम, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व ऑरम। अब देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मान लेते हैं Fe की अभिक्रिया हम कराते हैं CuSO4 के साथ। तो Fe कहां है, अब ये देखो Fe यहां है और Cu कहां है, Cu यहां है। अब आप खुद बताओ कि सबसे ज्यादा बरियार कौन है, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है Fe, और Fe से धीरे 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 नीचे चलते जाता है, तो नीचे जाता है तो यह है कॉपर, तो यह है कम अभिक्रियाशील तत्व।
तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो क्या करेंगे, सबसे कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटा देंगे और हटा करके एक नया यौगिक बनाएंगे। जैसे देखिए Fe यहां था तो आ जाएगा यहां, यानी कि यहां हो जाएगा आपका FeSO4, अब प्लस में ये हो जाएगा कॉपर, अब छेद के रूप में यहां पर प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि जो ऊपर वाले तत्व हैं वो है मजबूत यानी कि बरियार, और वो क्या करते हैं, कमजोर तत्व जो रहते हैं उसको वो विस्थापित कर देते हैं, उसको वो हटा देते हैं। जैसे यहां देखिए लोहा यानी कि फेरम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व में से ये फेरम सबसे आगे है। लेकिन यही बात करेगा कॉपर, तो कॉपर सबसे पीछे है, यानी कॉपर कमजोर है और फेरस क्या है, बरियार है। तो ये क्या करेगा, फेरस कॉपर को हटा देगा। तो यही काम किया है। फेरस था यहां पर, CuSO4 था, तो ये Cu के जगह कौन आ गया, फेरस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।